कार्यक्रम में उपस्थित सभी कवि साथियों को मेरा नमस्कार। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री राजेश जोशी जी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर मुक्तिपथ फेसबुक पेज ने एक श्रृंखला आयोजित की जिसका नाम है इसलिए राजेश श्रृंखला के अंतर्गत मुक्तिपथ की तरफ से नियमित रूप से कार्यक्रमों का आयोजन होता आ रहा है, जिसके अंतर्गत हमने अपने प्रिय कवि राजेश जी को भी सुना है और उनकी कविताओं के संदर्भ में हमने विभिन्न विद्वानों को भी सुना है। तो आज का यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम पिछले दिनों हुए कार्यक्रम से थोड़ा सा अलग है। यह कार्यक्रम कवि से संवाद का है, कवि से बातचीत का है, जिसके अंतर्गत हमारे साथ उपस्थित हैं बातचीत करने के लिए हमारे प्रिय कवि श्री राजेश जोशी जी। सर, मैं आपका मुक्तिपथ की ओर से और मुक्तिपथ की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं कवयित्री अनुराधा सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और मुंबई में जहां तक मेरी जानकारी है वो प्रबंधन कक्षाओं में बिजनेस कम्युनिकेशन में अध्यापन कार्य कर रही हैं। आपने एक संस्था है क्वांटम कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन नाम की एक संस्था है, उसका आप संचालन भी कर रही हैं और आपका काव्य संग्रह है ईश्वर नहीं नींद चाहिए। मैम, मैं आपका भी मुक्तिपथ की ओर से सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्री राजेश जोशी जी से बातचीत करने के लिए हमारे अगले युवा कवि साथी हैं अनुज लुगुन जी, जो कि झारखंड के सिमगेड़ा के निवासी हैं और वे फिलहाल दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हैं। आपने बाघ और सुगना मुंडा की बेटी आपका काव्य संग्रह है और आपको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय मुक्तिबोध पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा आपको युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपके अलावा हमारे साथ जो अगले युवा कवि साथी हैं वो हैं अदनान कफील दरवेश जी, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी हैं और वे फिलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में शोध कार्य कर रहे हैं। आपकी कविताएं देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में हमेशा प्रकाशित होती रही हैं और आपको एक बहुत ही बेहतरीन कविता है आपकी किबला, उसके लिए आपको 2018 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अदनान जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मुक्तिपथ की ओर से और मुक्तिपथ की पूरी टीम की ओर से। यह कार्यक्रम जो कवि से संवाद का कार्यक्रम है, यह बातचीत हमारे साथ हमारे समय के अत्यंत ही महत्वपूर्ण कवियों के बीच होने वाली है। यह बातचीत शुरू हो इससे पहले मैं राजेश जोशी जी की कविताओं के बारे में दो बातें जरूर कहना चाहूंगी। एक ऐसे समय में जीना या जिस समय में हम जी रहे हैं जिसमें कि विवाद ही विवाद है और विवाद होते ही है, तो विवादों को सुलझाने के लिए संवाद को नहीं बल्कि लड़ाई को, हथियार को और युद्ध को सबसे मुफीद रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और संवाद और विचार करने पर या करने वालों पर लगातार हमले हो रहे हैं और संस्कृतियों की जिस तरह से गलत ढंग से और गलत व्याख्याएं आए दिन प्रस्तुत की जा रही हैं और भारत का जो या एक देश का जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसे कैसे साजिशन खत्म करने की पर जो जोर दिया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है निजी तौर पर जितना मैंने राजेश जी को पढ़ा है, मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में श्री राजेश जोशी जी बेहद पठनीय कवि के रूप में सामने आते हैं या उन्हें वो बहुत पढ़े जाने वाले कवि हैं। तो और राजेश जी की कविताएं 80 के दशक या कहें कि समकालीन भारत का एक बहुत बड़ा दृश्य हमारे सामने उपस्थित करती हैं या कहें कि बनते बिगड़ते भारत की एक बहुत बड़ी तस्वीर हम उनकी कविताओं में उपस्थित देखते हैं। और राजेश जी अपनी कविताओं में भारत और उसके लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सिर्फ भावात्मक कोई रवैया नहीं अपनाते हैं या सिर्फ भावात्मक प्रतिक्रिया देकर ही नहीं
चुप रह जाते हैं, बल्कि वो उसके गहरे विश्लेषण में भी उतरते हैं। एक बात। और दूसरी बात यह है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है उन्हें, मैंने देखा है कि वो अपने समय और अपने समाज का जो उनका जो खतरा है, या समय और समाज के जो मानवीय मूल्य होते हैं, उसका उसके खत्म होने का जो खतरा है, वह जितने प्रबलतम रूप में उनकी कविताओं में उपस्थित है, उतने ही वो उम्मीद, जीवन और खुशियों और जीवन की संभावनाओं के कवि के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। और जिनकी कविता का उनकी जिनकी कविता के गहरे निहितार्थों का और जिनके शिल्प का हमारी आज की पीढ़ी में बहुत बड़ा गहरा प्रभाव हम सभी देखते हैं। तो मुक्तिपथ की इसलिए मुक्तिपथ की एक योजना बनती है कि कवि से संवाद की एक योजना बनती है, जिसमें कि हमारी नई पीढ़ी, जिसने अपने प्रिय कवि से बहुत कुछ सीखा है और जो सीख रहे हैं लगातार, और जिनसे उन्होंने बहुत कुछ लिया है, उनसे वो जीवन, अपने समय, अपने समाज और अपने परिवेश के संदर्भ में बातचीत करें, जिसके लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ है श्री राजेश जोशी जी से बातचीत करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, अनुराधा सिंह जी, अनुज लुगुन जी और अदनान कफील दरवेश जी उपस्थित हैं। मैं कार्यक्रम की शुरुआत, मतलब कवि से संवाद का यह जो कार्यक्रम है, बातचीत की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं कवियत्री अनुराधा सिंह जी से विनम्र निवेदन करती हूँ, मेरा आग्रह है कि मैम आप अपनी कविताओं, अपने सवालों के साथ अपने प्रश्नों को श्री राजेश जोशी जी के सामने रखें और बातचीत की मतलब इस सिलसिले को शुरू करें। का वीडियो सुन रही थी और उनकी जो चिंता थी वह यह थी, और मेरी भी चिंता है और मुझे लगता है हम सबकी चिंता है, कि आज जब हिंदी भाषी हिंदुस्तान में सबसे अधिक संख्या में है, किसी ने कहा कि 50 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं, और हिंदी का कवि अमूमन हर मोर्चे पर अपनी बात रखता है, हर समस्या पर खड़ा होता है। इसके बावजूद क्यों आज यह स्थिति है कि हिंदी का कवि या लेखक अपने लेखन के जरिए अपनी आजीविका नहीं चला सकता? और दूसरी बात यह है, इसके साथ में ही इसी प्रश्न को अगर हम थोड़ा और विस्तार दें, कि समाज में उसकी आवाज नहीं है। हिंदी का कवि समाज से अपनी तरफ से, मैं इस समय जो ये मेरा प्रश्न है थोड़ा तो इसलिए विस्तार में पूछ रही हूँ, कि हमेशा हम कवि या लेखक को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, पर लिख तो हम भी वैसे ही रहे हैं जैसे बांग्ला कवि लिखते हैं, मराठी कवि, उड़िया कवि लिखते हैं, लेखक लिखते हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि बंगाल के हर व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर की कम से कम 2 पंक्तियां तो पता होंगी, जबकि हिंदी भाषी क्षेत्र इस बेल्ट में निराला को बहुत कम लोग जानते होंगे। साहित्य प्रेमी जाने तो जाने, कई लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। तो ऐसा क्यों है कि इतना लिखने और इतने प्रयासों के बाद भी हिंदी लेखन समाज से नहीं जुड़ पाया? समाज में उसकी कोई आवाज नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं हम लोग। मुझे लगता है ये एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा सवाल है, और इस पे बहुत तरह से विचार किया गया। एक तो सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है कि हिंदी जो है वो एक लिंग्विस्टिक नेशनलिटी की तरह विकसित अभी तक नहीं हो पाई। यानी हिंदी जाति का जो सवाल है, जैसे बंगला एक लिंग्विस्टिक नेशनलिटी है, मराठी एक लिंग्विस्टिक नेशनलिटी है, मलयालम एक लिंग्विस्टिक समुदाय है, इस तरह से हिंदी एक लिंग्विस्टिक जातीयता नहीं है। एक तो ये बहुत, इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति वाला सवाल उठाया था कि ऐसा होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हिंदी उस तरह से भाषा यानी निर्मित हुई आजादी के दौर में, और उसका अगर जो आज खड़ी बोली या जो हम हिंदी बोलते हैं, आधुनिक हिंदी बोलते हैं, उसका इतिहास बहुत छोटा है। उसका इतिहास ज्यादा से ज्यादा अगर हम बहुत ही यानी साहित्यिक
हिंदी साहित्य हिंदी में जो लिखा जाता है उसकी हिंदी को देखें तो 1850 के आसपास शुरू हो जाए, यानी 150 पौने 200 साल का जो इतिहास है उसमें हिंदी साहित्य ने लंबी दूरियां पार की हैं। तो साहित्य की दृष्टि से हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ, लेकिन ये सच है जो अनुराधा जी कह रही कि उसका एक समाज नहीं बन पा रहा, जैसा बंगला समाज है या जैसा मराठी समाज या और बहुत सारी भारतीय भाषाओं का जैसा समाज है, यहाँ तक कि उड़िया और बहुत सारी जो भाषाएं, असमिया का जैसा समाज, वैसा समाज हम नहीं बना पाए। इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़े प्रयास की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि एक हिंदी जाति का समुदाय बन सके और जो अपनी भाषा से प्यार करना सीख सके। क्योंकि हिंदी एक तो करियर की भाषा नहीं बनने दी गई, हिंदी एजुकेशन की भाषा नहीं बनने दी गई है। तो बहुत बड़े स्तर पर हिंदी के साथ, क्योंकि हिंदी एक बहुत बड़े समुदाय की भाषा है, इसलिए उसके साथ ज्यादा राजनीतिक स्थितियां बनती हैं। व्यापार की जो संस्थाएं हैं वो भी हिंदी को नष्ट करने में लगी रहती है। और हिंदी का मीडिया, यानी जिसे चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इतना दोगला मीडिया शायद और किसी भाषा में नहीं है जितना कि हिंदी का मीडिया है। वो कभी हिंदी समाज के साथ हिंदी के साहित्य का रिश्ता नहीं बनने देता, वो हमेशा उसको तोड़ने की कोशिश करता है। वो यहाँ तक कि पिछले अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो हिंदी को यानी एक तरह से भ्रष्ट करने का काम, इंग्लिश जैसे सी भाषा बनाने का काम और हिंदी को कैसे नष्ट किया जाए इसका काम मीडिया ने किया। तो हिंदी के साथ संकट बहुत है। हिंदी एक बड़ी भाषा है, हिंदी एक बड़े समुदाय की भाषा है, बहुत बड़ी जनता की भाषा है, इसलिए उस पे सबसे ज्यादा आक्रमण भी है। उसको नष्ट करने के लिए सारे तरह की शक्तियां, चाहे वो राजनीतिक शक्तियां हो चाहे व्यापारिक शक्तियां हो, वो लगातार उस पर काम करती हैं। तो इसलिए शायद ये एक बड़ा सवाल है और इस बहुत छोटे से समय में जिसमें हिंदी विकसित हुई है उसमें साहित्य तो विकसित हुआ है, लेकिन जनता के साथ उसके लिए जो रिश्ते बनना चाहिए वो अभी तक शायद ठीक से नहीं बने। शुक्रिया मैम। हिंदी भाषा को लेकर और हिंदी भाषी समाज को लेकर एक बहुत ही ज़रूरी और मौजूद सवाल मैम ने किया और जिसका एक उचित जवाब हमने सुना, सर ने दिया। मैं अगले सवाल के लिए अनुज लुगुन जी को आमंत्रित करती हूँ। वो अपने सवालों के साथ आमंत्रित है। मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो सर के सामने अपने सवाल रखें। दादा, सबसे पहले तो आपको 75वां जन्मदिन का वर्ष पूरा होने पर बधाई। और एक लंबी जीवन यात्रा रही है और रचनात्मक यात्रा भी है आपकी। बस एक सवाल मेरे मन में आता है, एक कवि के बतौर आता है, जो मैं आपसे सीखने के लिए पूछना चाहता हूँ। आपकी कविता की पंक्तियां हमें लगातार ध्वनित होती हैं हमारे कानों में कि जो इस अपराध में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। इस लंबी जीवन यात्रा में अपने उस अपराध की क्रूरता को लगातार महसूस किया, देखा। इसके बावजूद भी अपने उसूलों पर, अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहना, ये साहस दादा आप कहाँ से ले आए? या हम जैसे युवाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हम अपने समय की निराशावादी चीज़ों को देखकर हतोत्साहित होने लगते हैं, लेकिन आप पूरी जीवटता के साथ पिछले कई दशकों से खड़े हैं, टिके हैं। ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है। तो कवि के तौर पर आप इन चीज़ों का किस तरह सामना करते हैं? मुझे लगता है कि जब हम लोग शुरू कर रहे थे
यानी 70 के दशक में जब हम लोग शुरू कर रहे थे, वो एक बहुत ही दिलचस्प दौर था। यानी इमरजेंसी से पहले का जो दौर था, वो एक बहुत दिलचस्प दौर था, क्योंकि उसी समय बहुत सारी चीजें रिवाइव हो रही थी। जैसे जो 56 में जो प्रगतिशील आंदोलन टूट गया था, वो 73 में पुनः रिवाइव किया जा रहा था। और बांदा में एक बहुत विराट, एक बहुत बड़ा सम्मेलन बांदा में बुलाया गया था केदारनाथ अग्रवाल और डॉक्टर रणजीत द्वारा। तो एक तो नए सिरे से आंदोलन शुरू हो रहे थे, और दूसरी तरफ लघु पत्रिकाओं का आंदोलन शुरू हो रहा था, और कमर्शियल पत्रिकाओं का लगभग अवसान का वो समय है जब कमर्शियल पत्रिकाएं नष्ट हो रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा, हम लोग जब हम लोग शुरू कर रहे थे, तो हम लोगों को एक बड़ा उत्साह इस बात का था कि कई आंदोलन एक साथ प्रतिबद्धता के, जो खासतौर से प्रगतिशीलता के जो आंदोलन थे, वो एक साथ शुरू हो रहे थे, और उनका एक बड़ा असर था पूरे यानी हिंदी साहित्य। और ये एक लंबे दौर तक चलता है, यानी मतलब लगभग 80 के 85 तक ये चलता है। आप देखेंगे उस दौर में खासतौर से कविता को लेकर बहुत सारे यानी अनेक पत्रिकाएं ऐसी थी जिनने बहुत महत्वपूर्ण अंक निकाले कविता के साथ। जैसे पहल ने 2 अंक निकाले, उत्तरार्ध ने निकाला, उद्भावना ने निकाला, पश्चंती ने निकाला। इस तरह बहुत सारी मैगजीन जो बहुत गर्मा गर्म बहसें साहित्य में हो रही। तो उसने हम लोगों को बहुत एक तरह से शक्ति दी कि हम अपनी प्रतिभा के साथ आंदोलन और लिखने का काम पूरी वैचारिकता का काम। ये एक बहुत वैसा दौर था। ये सही है कि जब आप लोगों की पीढ़ी आई है के बाद का दौर पूरी निराशाओं का दौर है, जहाँ सोवियत संघ का बहुत बड़ा स्वप्न, सदी का सबसे बड़ा स्वप्न था, वो निराशा। तो ये सही है, पर निराशाएं या उदासियों से तो काम नहीं चलता। वो भी निराशाओं को भी अगर हम एनालाइज करेंगे, तो वो एक नई उम्मीद को कहीं ना कहीं बनाता है। क्योंकि अगर हम देखें, बहुत दिलचस्प है ये बात कि जिस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ और ये कहा जाने लगा कि इतिहास का अंत हो गया, विचारधारा का अंत हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे उदासी और बहुत सारी निराशा हुई। उस समय कुंवर नारायण जैसी कवि, जो कि उस तरह से प्रगतिशील आंदोलन से नहीं जुड़े थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से अपने कहा कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी विचारकांत, यानी किसी सत्ता के टूट जाने से, किसी सत्ता के ध्वस्त होने से विचारधाराओं का अंत नहीं। दादू श्रोजेविच ने भी ये कहा कि संघ के बाद कोई नई समझदारी पैदा नहीं हुई। तो इस तरह की स्थितियां, यानी अगर हम अलग जाकर देखें, तो मुझे लगता है कि इन निराशाओं के बीच भी बहुत सारी उम्मीदें यानी मौजूद हैं। इस तरह से छोटे छोटे देशों में तरीके से प्रगतिशील शक्तियों की विजय निकारागुआ वगैरह सब में, तो ये नहीं था कि सिर्फ निराशा ही निराशा। आशा के अब जैसे इतने बड़े आंदोलन भारत में, अगर हम अपने आसपास देखें, आज की तारीख में देखें, तो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन, शायद आजादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंदोलन। तभी आजादी से पहले नील की खेती के आंदोलन हुए थे, और बहुत बड़े बड़े आंदोलनों को हम याद कर सकते हैं, संथाल विद्रोह को याद कर सकते हैं, वो सब याद कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि आजादी के बाद किसानों का इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा आंदोलन, तो देखने की, यानी दृष्टि की आवश्यकता है कि हम किस तरफ देख। अगर हम थोड़े से सकारात्मक पक्षों की तरफ देखें, जनता के उन संघर्षों की तरफ देखें, तो शायद इससे हमें जी 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 दादा जरूर। जी
जी, जी सर, शुक्रिया। ये जो सवाल था, मुझे ऐसा लगता है कि जब मतलब बिल्कुल भी अपने समाज और देश में जहाँ हम रह रहे हैं, विकट परिस्थितियाँ हों चारों ओर, और ऐसे में कवि लिख रहा हो, तो मुझे लगता है कि यह सवाल उसकी रचना प्रक्रिया, मतलब जब वो लिखता है, उसकी रचना और उसकी रचना प्रक्रिया से भी जुड़ता हुआ एक सवाल है कि कैसे वह लिखता है, कैसे वह खुद को बनाता है, और कहाँ से वह जिजीविषा वो लेकर आता है, वह उम्मीदें, वो आकांक्षाएं वो कहाँ से लेकर आता है। तो मुझे लगता है कि यह कवि की रचना, और हम सब जानना चाहते हैं, चूंकि अपने जीवन में भी हम काफी परेशानियों से घिरे रहते हैं, समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो हम इतनी नाउमीदी के बीच हम कहाँ जाते हैं, कवि के पास जाते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो यह हमें वहां से ताकत मिलती है, हम वहां से सीखते हैं कि अमुक कवि ने इतनी विकट परिस्थितियों के बीच में और इतनी समस्याओं के बीच में कहाँ से वह जिजीविषा, वह कहाँ से वह बात कहाँ से लेकर आता है कि वह कविता लिख सके, और वह जीवन में और संसार और समाज में उम्मीदों को और आशाओं को वह बिखेर सके। तो बहुत शुक्रिया सर। अगले सवाल के लिए मैं अदनान कफील दरवेश जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप राजेश जी के सामने अपने सवाल रखें। अदनान जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी। और राजेश दा को उनके 75वें वर्ष पूरे करने पे मैं अपनी दिली मुबारकबाद देना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। मेरी तस्वीर क्यों बड़ी हो गई? मुझे छोटा ही रहना चाहिए था। मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत अजीब लग रहा है। जी ऐसे ही रहने दें, इस तरह ज्यादा सहजता है। तो सबसे पहले तो मैं मुक्ति पथ के साथियों को, राजेश दा को, और तमाम और जो हमारे साथ जिन जो लोग सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं और अपनी बातें लिख रहे हैं, हालांकि अभी मैं उसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे कान और मेरी आंखें जो हैं आप लोगों को सुनने में और देखने में लगी हुई हैं। तो एक बड़ा ही खूबसूरत अनुभव है। और इतनी सहज चीज, मेल मिलाप, बातचीत, संवाद, जो एक मनुष्यता का और एक संवेदनशील इंसान का एक एक जीवन का जो एक हिस्सा होता है, इस कोविड के दौर में शायद हमने उसको एक तरह से खो दिया है बहुत हद तक। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो संभव हो पा रहा है, मैं इसके लिए कोटिशा धन्यवाद अपना ज्ञापित करना चाहूंगा कि किस तरह की बज़्म में, किस तरह की महफिल जो है लगाई गई है, सजाई गई है। एक गालिब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, बड़ा ही मौजू है इस अवसर के लिए। अगर आप लोग की इजाजत हो तो मैं उसे सुनाऊं। जरूर जरूर। जी दा। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, जोशे कदह से बज़्म चरागां किए हुए। तो ये जो महफिल और ये जो रोशनी आ रही है, यकीनन इसका बहुत ही हम पे सकारात्मक एक हमारे अंदर एक प्रभाव पड़ेगा ही। और जो पिछला सवाल अनुज भाई ने जो पूछा कि इस विकट दौर में भी राजेश दा किस तरह से इतना लंबा उनका एक साहित्यिक जीवन और साहित्यिक यात्रा रही है, तमाम तमाम तरह की राजनीतिक उथल पुथल और तमाम तरह के दौर को उन्होंने देखा है। इससे भी संभवतः चूंकि हमारी पीढ़ी ने, या कहूँ कि मेरी अपनी जो पीढ़ी है 90 वाली, जब से होश संभाला है मैंने, मुझे लगता है कि सबसे बुरा समय मैं अभी देख रहा हूँ। लेकिन ये दावा मैं अपनी पिछली पीढ़ी से या राजेश दा की पीढ़ी से नहीं कह सकता कि ये सबसे ज्यादा बुरा या सबसे ज्यादा अंधेरा समय है, क्योंकि हो सकता है उनका अनुभव मुझसे कुछ अलग हो, इससे भी बुरा समय उन लोगों ने देखा हो। जो 90 का दशक था, बाबरी विध्वंस का जो दशक था, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का जो दशक था, या फिर यूएसएसआर के विघटन का जो दशक था, या उसके पहले थोड़ा जाए तो 75 का जो दशक था। तो कहने का मतलब है लगातार इस तरह की विकट समय को देखते हुए, उसको परखते हुए और उस पर कुछ उसकी निशानदेहियां करते हुए और उसके बारे में कुछ भविष्यवाणियां, जिस तरह की बात हो रही थी शुरुआत में ही राजेश दा की कविता को किसी साथी ने कोट किया, मारे जाएंगे, मुझे लगता है कि वो बहुत पुरानी कविता है, 80 के दशक की शायद होगी संभवतः, अगर मुझे गलत ना याद हो तो। जी।
तो उस वक्त भी मतलब इस तरह की जो अभी जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं हिंदुस्तान में, कि सचमुच इतनी भयानक, जिसकी कल्पना शायद उस कविता को पढ़ते हुए, आज से 10 साल पहले जब हम उस कविता को पढ़ते थे, तो कम से कम मैं इस तरह का डर या इस तरह का पागलपन भरा समय मैं महसूस नहीं कर पाता था। लेकिन अब वो कविता जब मैं पढ़ता हूँ, अपने सामने रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये तो जो बात 80 के दशक में कही जा रही थी, वो चीज तो अब जाके सही हो पा रही है, या अब जाके उसका एक भयानक रूप हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो एक साहस है, या ये कह लें कि ये जो एक चीजों को विश्लेषित करने की एक कुव्वत है, एक सलाहियत है खास तौर से, ये राजेश दार ने एक मतलब कैसे इसको हासिल किया है, या मतलब ये कोई ऐसी कोई वो चीज, मैजिकल चीज तो है नहीं कि एक दिन में हासिल हो गई। धीरे धीरे ही प्रयास से और उससे एक क्या कहें, रियाज से हासिल किया जाता है ये। तो एक तो ये हमारे लिए बहुत ही एक कहें कि एक सीखने की चीज है, या एक बहुत ही कान देने की चीज है, कि हम अपनी पिछली और जो पीढ़ी है उससे इस तरह की चीजों को सीखें, और उसको मतलब आगे ले जाएं। दूसरी चीज उससे इसी सवाल से थोड़ा सा जुड़ा हुआ ये है कि कोविड से जो पहले का जो वक्त था, यानी आज से 8 महीने कब्ल का जो वक्त था, कम से कम क्रूर तो था ही, हिंसक तो था ही, अमानवीय भी था, कुछ बहुत कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी एक ये था कि कम से कम जो कुछ इंसानी जो एक व्यवहार की चीजें हैं, मिलना जुलना, बात करना, गले मिलना, हाथ मिलाना, कम से कम इन सारी चीजों की इजाजत तो थी, या ये सारी चीजें हम कर पा रहे थे। लेकिन कोविड के आने के बाद से जिस तरह से इन सारी चीजों पे एकदम रोक लग गई है, या हमारी अपनी सेहत की को ध्यान में रखते ही वही किया गया है, लेकिन इससे एक अजब तरह की एक बेचैनी जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो एक कहने का मतलब ये कि तो संवेदनहीन समय पहले से ही था हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ। लेकिन ये मुझे लगता है कि उस वो एक और पायदान ऊपर उठ गया है। जैसे कुछ टर्म्स इस समय बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं, बहुत उनका इस्तेमाल हो रहा है अपनी बातचीत में, साधारण बातचीत में, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। ये मुझे लगता है कि कितनी विडंबना है कि इतने खतरनाक शब्द के इस तरह के पद को जो है इतना मतलब धड़ल्ले से और बिना वो से यूज किया जा रहा है। मतलब मुझे बड़ा ही अजीब लगता है जब मैं सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करता हूँ, या किसी को इस्तेमाल करते हुए सुनता हूँ। तो कहने का मतलब है कि एक नए अभ्यास की हमें जरूरत पड़ रही है। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पैदा हुए और चीजों को हमने देखा समझा, अपनी दुनिया को, अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश की, मुझे लगता है जैसे हम कुछ चीजों को अनलर्न करने की शुरुआत कर चुके हैं। कुछ चीजों को जिसको हमने एक मानवीय संवेदना के रूप में हमने उसको सीखा था या उसको बरता था, हम उन चीजों को अनलर्न कर रहे हैं। जैसे हाथ मिलाना अच्छी बात थी, मिलना जुलना अच्छी बात थी, अब हमें लग रहा है कि ये चीज को हमको अनलर्न करना है, हमें हाथ नहीं मिलाना है, हमें किसी से नहीं मिलना है, हमें दूर रहना है, हमें सामाजिक दूरी बरतनी है, और तमाम इस तरह की चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि एक कवि के बतौर पे मैं ये जानना, या इसको कह सकते हैं कि और ज्यादा मैं समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि राजेश दा मतलब इस बदले हुए समय में जो संवेदनहीनता का जो स्तर जो इतना अचानक से एक तरह से बढ़ा है, मतलब इस खास तरह के इस परिप्रेक्ष्य में, इसमें एक कवि के तौर पे क्या कुछ संवेदनात्मक, कुछ उथल पुथल या कुछ उस तरह की चीजों को आपने महसूस किया है क्या लिखते वक्त, या फिर अपनी साहित्यिक कह सकते हैं कि अपने से जो एक आत्म संवाद होता है, कि हम सचमुच में कुछ चीजों को महसूस कर पा रहे हैं, या जो रिसीव करने की जो ताकत है, जो कुवत है, क्या उसमें कुछ फर्क महसूस हो रहा है क्या राजेश दा, इतने 8-10 महीनों में? मुझे लगता है कि बहुत सारे फर्क महसूस हो रहे हैं, और हम लोगों के जीवन में ये पहली बार ऐसा हुआ कि यानी हमने कोई महामारी को पहली बार देखा। उससे पहले हमने सिर्फ महामारियों के बारे में पढ़ा था। कामू का प्लेग पढ़ा था, या निराला ने जिस महामारी का जिक्र किया जिसमें उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य मारे गए, उसका जिक्र निराला के यहाँ दिखाई देता है। तो वो सिर्फ हमने किताबों से या उस तरह से ही जाना था, किसी महामारी को हमने नहीं देखा था।
पूरे इस समाज में। दिक्कत यह है कि जब अगर एक तरफ महामारी हो और दूसरी तरफ एक गलत राजनीति हो, ये और भी ज्यादा भयानक होता है कि राजनीति कैसे शब्दों से एक नया खेल पैदा करती है। जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग को सोशल डिस्टेंसिंग में कन्वर्ट कर देना, ये सिर्फ शब्द का के उपयोग का मामला नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी, बहुत ही यानी काइया राजनीति का एक उदाहरण है कि जब लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग की जगह सोशल डिस्टेंसिंग में जैसे पद से आप सिखाने लगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है। एक तो ये बहुत भयानक ढंग से हुआ। हमारा दुर्भाग्य ये है कि जिस समय हमको एक बहुत बड़ी महामारी के सामने खड़े होना था या सामना करना था, उसी समय हमें एक बहुत ही अमानवीय राजनीति के सामने भी खड़े होना पड़ रहा है, जो दिनों दिन और ज्यादा विषैली और ज्यादा नफरत की राजनीति बनती चली जा रही है। वो यानी उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं आ रही, बल्कि इजाफा हो रहा है। तो एक ऐसी भयानक स्थिति जो हमारे सामने हो गई है कि एक तरफ हम महामारी का सामना करें और दूसरी तरफ एक एक ऐसी राजनीति का सामना कर रहे हैं जो लगातार हमारे संबंधों को, ये तो ठीक है कि हाथ मिलाने की गुंजाइश नहीं बची या गले मिलने की गुंजाइश नहीं बची, ये शायद हम उसको इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को शायद हम वो कर लेते, क्योंकि प्लेग के समय में भी होता था कि आप उसे छुए नहीं, उसके पास न जाएं, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन उसे सहते हुए दिक्कत यह है कि उसी समय में आपको एक ऐसी राजनीति का सामना करना पड़ रहा है जो इस बीमारी के बावजूद लगातार ज्यादा से ज्यादा घृणित ढंग से काम कर रही। जैसे सभी को मालूम है कि किस किस तरह से समुदायों के बारे में अफवाह फैलाई गई कि उनकी वजह से ये महामारी फैल गई, फलाने की वजह से महामारी फैल गई, जबकि पूरी दुनिया में, दुनिया के बड़े बड़े देशों में, जहाँ जो बहुत ही समृद्ध देश थे, अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे, फ्रांस जैसे, जो बहुत समृद्ध थे, जो अपनी चिकित्सा की सुविधाओं में बहुत समृद्ध थे हम लोगों की तुलना में, उनमें उनको भी उसका सामना करना, पर वो ज्यादा बेहतर ढंग से सामना कर रहे थे बनिस्बत हमारे। हम किससे लड़े, यानी हम किससे किस चीज का सामना करें। जैसे अभी फिलहाल जो हमें सामना करना पड़ रहा है, इतने बड़े आंदोलन जो हो रहे हैं, कि आप उसी समय में कुछ ऐसे नए कानून ला रहे हैं जो कहीं ना कहीं डिबेटेबल हैं, जिनके बारे में आपने कोई उन समुदायों से बात नहीं की, आपने किसानों से बात नहीं की, और आपने किसानों के लिए 3 कानून बनाए। तो एक तरफ दिक्कत यह है कि लगातार हम पा रहे हैं कि कारपोरेट हाउसेस का दबदबा बढ़ता जा रहा है, कारपोरेट हाउसेस के पास सब चीजें एक एक करके जाती जा रही हैं, जो एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की में जो मिक्स इकोनॉमी का जो एक हमारे पास थी, जिस तरह हमने नेशनलाइजेशन करके बहुत सारी पब्लिक सेक्टर्स को एस्टेब्लिश किया था, वो सारे पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन उनका हो रहा है। ये सब एक साथ हो रहा है। हमें सिर्फ महामारी का सामना करना होता तो शायद हम ज्यादा बेहतर ढंग से महामारी का सामना करते, अगर हमारे पास एक अच्छी सरकार होती, एक अच्छा वातावरण, राजनीतिक वातावरण हमारे पास होता, एक अच्छा सामाजिक वातावरण हमारे पास होता। दुर्भाग्य से हमें तो चारों तरफ इस संकटों के बीच कहीं ना कहीं, और इसमें तय है कि ऐसे समय में कई बार बहुत डिप्रेशन होते हैं, कई बार बहुत निराशाएं होती हैं, लेकिन तय है कि आप सिर्फ डिप्रेस्ड होके या निराशा के साथ नहीं जी सकते। आपको उसी के बीच में से कहीं उम्मीद खोजना होती है, उसी के बीच कहीं अपने लड़ने के औजार खोजना होते हैं।
और वही आप कर रहे होते हैं, भले ही वो कितने ही कमजोर हथियार हों, वो कितने ही कमजोर औजार, पर लड़ना तो है ही। आप हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। आप किसी भी तरीके से, एक लेखक भी आखिरकार जी उसे एक नई भाषा को इजाद करना पड़ रहा है। इस बीच में अक्सर बहुत सारे लेखकों से मेरी बात हुई, बहुत सारे नए लोगों से बात हुई, कि उन्हें लगता है कि जो भाषा अभी तक हमारे पास थी लिखने की, जो हमारे पास ढंग थे, जिस तरह से हम कविता लिख रहे थे, वो कहीं ना कहीं बहुत अपर्याप्त हो रहा है। अपर्याप्त लगने लगे। जी और हमें एक नई भाषा की आवश्यकता महसूस होती है, हमें और ज्यादा चौड़ी, और ज्यादा लंबी, और ज्यादा फैली हुई भाषा की आवश्यकता शायद चाहिए, हमें ज्यादा शब्दों वाली भाषा चाहिए। तो ये एक संकट का समय है, और इसमें इसके अलावा तो कोई विकल्प नहीं है कि हम सब कुछ के बावजूद जो औजार हमारे पास है, तो भाषा का औजार हमारे पास है, रचना का, जी उसके साथ ही हर लेखक को किसी न किसी स्तर पर एक्टिविस्ट होना ही होता है, क्योंकि वो एक नागरिक भी है, एक मनुष्य भी है। तो वो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ताकत देता है, थोड़ी सी निराशाएं भी देता है, पर सिर्फ यानी निराशाएं भी कई बार उम्मीद को जगाती हैं और ताकत देती हैं। तो मुझे लगता है कि इस समय में हमारे सामने सिर्फ यही तरीका है कि हम लड़ें, और भाषा की ये जो बहुत बारीक किस्म की, जिसे खराब शब्द लग सकता है, कि जो बहुत ही काइयापन, एक कमीनगी भाषा में के माध्यम से इजाद की जा रही है सत्ताधारी वर्गों द्वारा, और उसका उपयोग किया जा रहा है, उसको काउंटर करने की आवश्यकता। किया गया है, और आपदा को एक अवसर की तरह लिया गया है। बदलते वक्त के में जैसे हम महसूस करते हैं अब कि प्रेम, सहयोग और संवाद और सहभागिता, सहजीवन और समानता, यह सब धीरे धीरे कमी आ रही है हमारे परिवार में, समाज में, देश और दुनिया में। लेकिन इस वक्त में, कोरोना काल में, जिस तरह से राजनीति ने इसका इस्तेमाल किया है अपने पक्ष में, और जिस तरह से उसने अपने आप को बनाए रखने के लिए शब्दों के साथ खेल किया है, और बहुत ही सफाई के साथ किया है, जिसको बुद्धिजीवी वर्ग तो समझ सकता है, लेकिन जो सामान्य जनता है वो नहीं समझ सकती है कि फिजिकल डिस्टेंस का मतलब सामाजिक दूरी नहीं होती है, वह एक शारीरिक दूरी होती है। तो यह बहुत ही सफाई के साथ हमारे हमारे साथ, हमारे दिमाग के साथ खेला गया है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और अब मैं बातचीत के लिए आप तीनों युवा कवि अनुराधा जी, अनुज जी और अदनान जी से मेरा आग्रह है कि मैं अब ये जो एक औपचारिक किस्म की हमारे बीच मतलब मैं आमंत्रित कर रही थी, पहले मैंने अनुराधा जी को आमंत्रित किया, फिर अनुज जी को किया, फिर अदनान जी को किया। तो ये बहुत ही अच्छी बातचीत चल रही है, और हम सब बेहद सहज होकर कवि से बातचीत कर रहे हैं। मैं तो सुन रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मतलब मैं पहल ना करूं बीच में, या मैं कोई एक औपचारिकता ना करूं, और आप सब अपने सवाल रखें और बातचीत करें। आप सब तीनों आपस में जो है कवि से बातचीत करें। तो मैं आप तीनों को आमंत्रित करती हूँ कि आपके पास जो भी सवाल हैं, या सर ने जो जवाब दिए हैं उसमें से अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, या आपके पास पहले से सवाल हैं, तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बातचीत बहुत ही सहज होगी, और बहुत स्वाभाविक होगी, और बहुत ही अच्छी बातचीत हो सकेगी। हाँ दीपिका, मैं कहूँ? हेलो जी, कुछ अनुराधा पूछ रही। जी जी सर, मुझे तात्कालिकता से संबंधित एक प्रश्न करना है। तात्कालिक मुद्दों पे लिखना चाहिए कवियों को, और लिखते हैं। और उस समय क्या होता है कि अक्सर शिल्प की अवहेलना हो जाती है। तो आपकी कविताएं मैंने पढ़ी, और हम लोग सालों से पढ़ते आ रहे हैं।
अधिकतर जो आपकी कविताएं हैं वे सामाजिक जीवन की विसंगतियों पर को, जैसे चिड़िया ही है, वे चिड़ियों के ऊपर तमाम कविताएं हैं आपकी। तो मनुष्यता के पक्ष में खड़ी हुई कविताएं आपकी हैं। जब मुझे लगता है कि नक्सल आंदोलन के बाद किसी ने शायद ये उम्मीद नहीं की होगी कि आप सामान्य जीवन से कुछ ऐसे विषय उठा लेंगे जिनसे कि मनुष्यता के पक्ष में खड़ी हुई इतनी बड़ी कविताएं आप लिखेंगे। आपने भी ये एक तरह का प्रयोग किया और वह बहुत सफल हुआ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो कविताएं हैं, पहली बात तो ये है कि तात्कालिक चीजों पर लिखते समय जो शिल्प की अवहेलना होती है, वह क्या हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए? और उसी में दूसरा सवाल मेरा ये है कि कविता क्या अपना शिल्प स्वयं लिए चली आती है, या कभी यह आपके जैसा बड़ा और मजा हुआ कवि क्या यह तय करता है कि फला कविता का यह विषय है तो उसका यह शिल्प मैं दूंगा? तो ये मेरे 2 सवाल हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसलिए कि एक तो तात्कालिकता एक बड़ा डिबेट कई बार होता है। कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक परिस्थितियां इतनी विकट, यानी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं कि उसमें तात्कालिक रिएक्शन कविता में आते हैं। जिस समय हिटलर अपने उरूज पे थे, उस समय की कविताएं उठाकर देखें, ब्रेख्त को उठाकर देखें, नाजिम हिकमत को उठाकर देखें, और तमाम उस समय के कवियों को उठाकर देखें, वो आखिरकार एक तात्कालिक किस्म की कविता ही है। जब वो हिटलर को चुनौती दे रहे हैं, जब वो फासिज्म को चुनौती दे रहे हैं, तो फासिज्म जैसा भयानक दौर जो है अगर सामने है, तो क्या आप उस पर तात्कालिक रिएक्शन नहीं देंगे? कोई की तरह, एक लेखक की तरह आप देंगे? तो ऐसा कई बार होता है कि कोई ऐसी घटना होती है जो अचानक आपको इतना ज्यादा विचलित कर देती है कि आपको उस पर लिखना या उस पर अपने को एक्सप्रेस करना अनिवार्य हो जाता है। रहा सवाल फॉर्म का, देखिए कोई भी रचना अगर आप लड़ रहे हैं किसी सत्ता से, तो आप कमजोर हथियार से नहीं लड़ सकते, आप बोथरे हथियारों से नहीं लड़ सकते। आपके हथियार को बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ताकतवर होना चाहिए। मार्क्स ने एक जगह कहा है कि माई प्रॉपर्टी इज फॉर्म, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो तो फॉर्म है, कंटेंट मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, कंटेंट तो समाज की प्रॉपर्टी है। तो फॉर्म ही कवि की प्रॉपर्टी है, और कवि को अपनी प्रॉपर्टी को बहुत बिना, यानी बेपरवाह होके वो इस्तेमाल नहीं कर सकता अपनी प्रॉपर्टी। आप किसी भी अपनी प्रॉपर्टी को बेपरवाह होके इस्तेमाल नहीं करते। तो इसलिए ये आवश्यक, फॉर्म को मांझना बहुत ही जरूरी होता है। और जब आप ऐसी कविता लिख रहे होते हैं जिसमें आपको संघर्ष करना है, जो आपकी एक राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ आपकी तात्कालिकता से के अन्यायों से लड़ रहे होते हैं, तो तब तो आपका हथियार और भी ज्यादा शार्प होना चाहिए। मतलब आप बिना शार्प हथियार के अन्यायी सत्ताओं से नहीं लड़ सकते। इसलिए अन्यायी सत्ता से लड़ रहे हैं तो आपको ये जरूरी है कि आप एक अच्छे, यानी आप उस पर मेहनत करें, उसको एक फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएं। और इसलिए इसके बहुत अच्छे उदाहरण हमारे सामने माइकोवस्की हैं, हमारे सामने ब्रेख्त हैं, हमारे सामने नाजिम हिकमत हैं, हमारे सामने तमाम लोग हैं जिनने बहुत ही तात्कालिक किस्म की कविताएं भी लिखी, और सीधे सीधे और बहुत धारदार कविताएं। तो ये तो आवश्यक। और हमारे यहाँ यानी बाबा नागार्जुन तो अद्भुत इसके उदाहरण है। उनने इतनी तात्कालिक प्रतिक्रियाओं की कविताएं लिखी हैं कि शायद उन कविताओं को रख लें तो एक समय का पूरा इतिहास हम जान सकते हैं, इतनी ज्यादा तात्कालिक कविताएं उनके साथ सामने। पर वो बहुत मजबूत हैं। लोगों को लगता जरूर है कि
जैसे हिंदू जी क्या हुआ आपको कविता को सुनते हुए बड़ा लगता था कि क्या है ये एकदम, पर उसी में एक जगह एक ऐसा ध्वनि बिंब आता है जो पूरी हिंदी कविता को अगर पे विचार करेंगे आप, तो बहुत कम ध्वनि बिंब आपको मिलेंगे हिंदी कविता में, क्योंकि हिंदी कविता की कमजोरी भी मानी जाती है। पर उसी में आता है, सुन रही गुन रही सुन रही हिटलर के घोड़े की एक एक टाप, एक एक टाप। अब ये जो ध्वनि बिंब है वो इतना बड़ा है कि इसे समझने की आवश्यकता है कि बाबा कैसे खेल करते हैं तात्कालिकता के साथ और अपने फॉर्म के साथ। और शासन की बंदूक जैसी कविता खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट की शासन की बंदूक, यानी बहुत सारी बंदूकों को मिलाकर एक बंदूक बना देना। तो ये जो ताकत है फॉर्म की, जो नागार्जुन से सीखी जा सकती है, जो तमाम दुनिया के महान कवियों से सीखी जा सकती है, वो बहुत आवश्यक है। मैं मानता हूं कि तात्कालिक विषयों पर कविताएं लिखी जाना, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिसमें तात्कालिक रूप से रिएक्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है। मैं तो बहुत बार ऐसी कविताएं लिखता रहा हूँ, लोगों को एतराज भी रहे हैं, पर फिर भी। अगर मेरे साथी मुझे इजाज़त दें तो मैं इसमें ही बस एक सवाल आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ, फिर आप लोग, कि ऐसा क्यों होता है कि किसी तात्कालिक विषय पे लिखते हैं हम लोग और उसके बाद अगला जो विषय आता है उस पे चले जाते हैं, पिछला मुद्दा भूल जाते हैं, तो सस्टेन क्यों नहीं कर पाते हैं? मतलब असल में यही वाली बात है कि तात्कालिकता से का अर्थ ये है, तो मुझे लगता है कि नहीं है, उस तरह से हम नहीं लेंगे कि आज जो मुद्दा है उस पर हम बोल रहे हैं, उस पर हम कविताएं लिख रहे हैं और 1 महीने बाद नया मुद्दा आता है तो हम इस मुद्दे को भूल जाएं। तो शायद ये भी एक अपनी आवाज को समाज में बनाए रखने और अपनी एक गहरी छाप छोड़ देने के लिए बहुत जरूरी है कि मुद्दों को जिंदा रखा जाए और तात्कालिकता के साथ जो बिल्कुल अभी अभी गुजर गया है उसको भी ना भूला जाए, या साल भर पहले उन चीजों को जीवित रखा जाए। और जहां तक फॉर्म की बात है सर, तो मुद्दे जी सर। बदलते हैं तो आप की कविता में भी नए मुद्दे आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पिछले मुद्दे खत्म हो गए। ऐसे बहुत सारी कविताएं हैं जिनके उदाहरण दिए जा सकते हैं, जो अब देखें तो वो पॉलिटिकल यानी मामले खत्म हो गए, जो नागार्जुन ने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी। लेकिन कभी भी जब आप इतिहास की तरफ देखेंगे, जब आप ये पूछेंगे कि उस समय में हमारे कवि क्या कर रहे थे, जब इमरजेंसी लग रही थी, जब लोगों पे बहुत सारे दबाव हो रहे थे, जब उनकी अभिव्यक्तियों को रोंदा जा रहा था, तब हमारे कवि क्या कर रहे थे, तो हमारे पास वो जवाब होंगे। तो ऐसे बहुत सारे जो जवाब हैं, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसके बाद समाज बदलता है, बहुत सारी चीजें फिर नेपथ्य में चली जाती हैं। आज हिटलर नहीं है जर्मनी में, पर हिटलर का एक इतिहास है और उसको बार बार देखना जरूरी होता है, जिससे कि उस इतिहास को दोहराया ना जा सके। तो उस सारी चीजों को अगर हम उसके प्रति अगर अवेयर नहीं होंगे कि कैसी कैसी चीजें हुई हैं दूसरे विश्व युद्ध के दौरान में या फासिज्म के दौरान में, तो अगर यानी अपने इतिहास को भूल जाना, अपने भविष्य को खतरे में डाल देना। तो इसलिए इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है कि आपका भविष्य उससे बेहतर बन सके। तो इसलिए मुद्दे बदलेंगे और तात्कालिक मुद्दों पे रिएक्ट करने से या वो मुद्दा बदल जाने पर वो कविता कहीं ना कहीं इतिहास में दर्ज होगी, इतिहास का की वस्तु है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मुद्दे एक ही तरह से बने रहें, मुद्दे तो बदलते ही, समाज बदलता है। धन्यवाद। हाँ, हेलो हेलो, हाँ, अपना ऑडियो ऑन क्लियर करो ना। हेलो
हेलो, आप कुछ पूछ रहे हैं? दीपिका, हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैं इंतजार कर रही हूँ कि आप सवाल पूछे। हाँ। हाँ, ये राजेश दा, अदनान ने जो बात कही थी अभी कुछ देर पहले, तो मैं उसी से जोड़कर अपनी बात कह रहा हूँ कि आपने एक बात कही कि महामारी और उसी के साथ एक गलत राजनीति भी रही। यानी जनता महामारियों का सामना करती रही है, लेकिन जब गलत राजनीति भी जुड़ी तो एक बहुत त्रासद और भयावह स्थिति देखी। तो जिसे हम गलत राजनीति कहते हैं, मानते हैं, या हम कहें एक वित्तीय पूंजी परस्त जो राजनीति है, जो अस्मिताओं और संवेदनाओं का इस्तेमाल भी करती है, इसका एक मुकम्मल सांस्कृतिक प्रतिपक्ष कैसे बनेगा? और एक ऐसे स्थिति में जब हम हिंदी समाज में ही देखें कि अलग अलग खेमों से हमारे विमर्श हैं, बहसें हैं, और सब दावा करते हैं उस राजनीति के प्रतिपक्ष की ही, लेकिन एक तो संवाद की कमी दिखती है आपस में। और ऐसी स्थितियों में कैसे उस राजनीति का सामना किया जाए, उसका प्रतिपक्ष कैसे तैयार होगा? जबकि हमने देखा है भीमा कोरेगांव के मामले में, जहां कवियों को, लेखकों को, कानूनविदों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को तमाम तरह के मुकदमों में फंसाकर जेल के भीतर डाल दिया जा रहा है। ऐसी जटिल परिस्थिति में वह जो राजनीति है, जो अपना सारा वर्चस्व बहुत मजबूती से फैलाती जा रही है, उसका एक मुकम्मल सांस्कृतिक और प्रतिरोध किस तरह से बन पाएगा? एक्चुअली अनुज, ये समस्या हम लोगों के समय की दुर्भाग्य है कि जो हालांकि पूरे विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो एक ऐसा दौर आया जब कहना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन वाली जो इकोनॉमी थी, जो फ्री इकोनॉमी जिसे कहा गया था, उसका फेलियर सामने आ गया, उसकी विफलताएं सामने आई। उसकी विफलताओं को ढांकने के लिए एक तरह की दक्षिणपंथ की आवश्यकता, एक आक्रामक दक्षिणपंथ की आवश्यकता शायद विश्व पूंजीवाद को पड़ी। आप देखें कि पिछली दक्षिणपंथी जो सरकारें रही हैं या दुनिया में और भी बहुत सारी जगह पे जहां दक्षिणपंथी लोग ताकतवर रहे हैं, और हमारे देश में भी, वो इतने आक्रामक ढंग से राजनीति नहीं कर रहे। ये दौर को देख लें, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को देख लें, और तमाम जगह के जहां जहां दक्षिणपंथी आए उनको देखें, तो ये एक तरह का वायलेंट, यानी एक तरह की आक्रामक दक्षिणपंथ का दौर है। और आक्रामक दक्षिणपंथ से लड़ने की ताकत या लड़ने की तैयारी डेमोक्रेट्स के पास और लेफ्ट के पास नहीं। हमारे यहाँ की बात कर रहा हूँ, अपने देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसे इस का अंदेशा नहीं था अटल बिहारी की गवर्नमेंट लेने के बाद कि कोई ऐसी दक्षिणपंथी सरकार भी सामने आ सकती है जो इतनी आक्रामक। तो ये जो आक्रामकता है, इससे लड़ने की तैयारी राजनीतिक स्तर पर भी होना जरूरी है। यानी ये सिर्फ लेखकों के यानी हिस्से का काम नहीं, या ये सिर्फ संस्कृति कर्मियों के हिस्से का काम नहीं। राजनीति के स्तर पर जब जब आप इसके विरुद्ध गठबंधन बनेंगे, डेमोक्रेटिक पावर्स के, जो जैसी भी डेमोक्रेटिक शक्तियां हैं, जैसी भी सेंट्रिस्ट यानी मध्यमार्गी शक्तियां हैं, वो जब यूनाइट होंगी, मध्यमार्गी और लेफ्ट शक्तियां जब भी यूनाइट होंगी, तो वो विकल्प बनेंगे। हमने बिहार के इलेक्शन, अभी थोड़े से दिन पहले बिहार का इलेक्शन देखा है। बिहार के इलेक्शन में ऐसा थोड़ा देर से थे डेमोक्रेट्स और लेफ्ट वाले, पर हम देख सकते हैं कि बिहार में एक तरह से दक्षिणपंथ की पराजय हुई। यानी ये ठीक है कि सत्ता उनको मिल गई इस तरीके से वहां पे, पर फिर भी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में लेफ्ट एंड डेमोक्रेट्स सामने आए, वो इतने कमजोर नहीं। तो ये
ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। सवाल दिक्कत ये हो रही है कि हमारे जो डेमोक्रेट्स हैं, यानी जो मध्य मार्ग की शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, वो एक तरह के बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में वो खुद भी उन यानी एक ऐसी पराजय की स्थिति उनमें पैदा हो गई है कि वो खुद को ज्यादा धार्मिक बताने के चक्कर में उन दक्षिण पंथियों की ही नकल करने और आर्थिक मामलों को नहीं उठाते, जो इतने बड़े भयानक आर्थिक मामले हमारे सामने हैं। जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से इकोनॉमी डाउन हो रही है, जिस तरह से सारी चीजें विफल हो रही हैं, उनको उठाने के बजाय वो भी कहीं जनेऊ दिखाने लगते हैं और कहीं गंगा में नहाने लगते हैं। तो दिक्कत ये है कि मध्य मार्ग जो था, जो ज्यादा जिससे प्रोग्रेसिव स्टेप्स उठाना था, यूपीए 1 और यूपीए 2 की स्थितियां देखें तो वो भी दक्षिणपंथियों की नकल में जाया कर रहे हैं अपने आप को। तो ये एक बड़ा संकट का दौर है, और शायद जब तक एक तरह का पॉलिटिकल विकल्प नहीं बनता, तब तक सिर्फ साहित्य और संस्कृति के मंच से ही नहीं लड़ा जा सकता। यानी ये ठीक है कि सारे लेखक इस समय, मतलब मैं तो मानता हूँ हिंदी में तो कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी के अधिकांश लेखक कहीं ना कहीं इस सत्ता की तमाम जो क्रूरताएं हैं, जो अमानवीयताएं हैं, जो नफरत की राजनीति है, इसके विरुद्ध है। और हिंदी में बहुत अच्छी रचनाएं इस तरह की राजनीति के विरुद्ध इस बीच में लिखी गई, पर तय है कि जब तक राजनीतिक विकल्प तैयार नहीं होते, तब तक सांस्कृतिक विकल्प भी उतने ताकतवर नहीं बनते। कुछ तो कहिए कि मैं लोग हाँ जी अदनान जी। मैं इंतजार कर रही थी कि अदनान कुछ पूछे, नहीं तो फिर मैं मैंने अदनान को गालिब का शेर याद दिला दिया। जी दादा, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। जिस तरह से आपने अपने इतने देर में जो आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही कि जो क्रूर सत्ता और फांसीवादी जो सत्ता है, उसका जो पूंजी के साथ जो गठजोड़ है, वो एक तरफ से जिस तरह से हम पे हमले कर रहा है लगातार, हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को जिस तरह से वो दबाने की कोशिश कर रहा है लगातार, हालांकि वो उस तरह से दबा भी नहीं पा रहा है या नहीं सकता है जब तक हम उसको उस तरह से रिटेलिएट करने की कुवत या ताकत बरकरार रखेंगे अपने अंदर। लेकिन फिर भी एक हिंड्रेंस तो आ रहा है। जैसे क्या है कि इस डिजिटल दौर में हमें ये लगता था कि डिजिटल दुनिया ने प्रिंट की दुनिया को एक तरह से पीछे धकेलने की कोशिश की है, या काफी हद तक पीछे धकेल दिया। जैसे कि उदाहरण लें तो बहुत सारे कवि, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ इसमें, कि अपनी कविताओं को हम किसी पत्रिका में भेजने के बजाय हम फेसबुक पर ही या और अन्य अन्य माध्यमों पर ही पहले पब्लिश कर देते हैं। और इसका ये था कि हम प्रिंट से जितनी दूर तक हम पहुंच पाएंगे या जितनी दूर तक हमारे शब्द पहुंच पाएंगे, उससे कम समय में हम और अन्य अन्य लोगों तक हम पहुंच पा रहे थे। लेकिन इसका ये जो एक भ्रम जो पूंजी ने जो खड़ा किया हमारे सामने, कि हम आपको ताकत दे रहे हैं, हम आपको कुवत दे रहे हैं लोगों से जुड़ने की, लोगों से बातचीत करने की, और तमाम इस तरह की जो बड़े बड़े जो वायदे हैं, तो इनका जो मुझे लगता है कि इनका जो एक खोखलापन है वो भी हमारे सामने आ रहा है। जैसे कि अभी मुझे लगता है 2-3 दिन पहले की बात है, ये जो किसान आंदोलन जो इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और लगातार डटा हुआ है इस निरंकुश जो है सत्ता के सामने, अपनी बात लगातार कह रहा है और कह रहा है कि मतलब उसको आप वापिस लीजिए, जो हमारे हक में किसी तरह से भी नहीं है। तो उन्होंने इस चीज को और अपने आप को संगठित करते हुए अपने बहुत सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे उन्होंने अपना न्यूज पोर्टल और पेजेस वगैरह बनाया।
और अभी पिछले दिनों की बात है, 2 या 3 दिनों की मुझे लगता है, या एक ही दिन पहले की बात है, मुझे स्पष्ट याद नहीं आ रहा है कि उस पेज को फेसबुक ने अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ मानते हुए उसको वो कर लिया, टेक डाउन कर लिया। और फिर ये जब मुद्दा जब और मीडिया में प्रचारित हुआ और थू थू हुई कि ये एक तरह से अभिव्यक्ति पे जो है एक बहुत बड़ा हमला है, तो फिर उसको उन्होंने, जब तक ये बात पहुंची और फैली, तब तक उन्होंने उसको फिर से अलाउ कर दिया। लेकिन ये जो एक मसला है कि अगर पहली बात तो ये है कि हिंदी का कवि, हिंदी भाषा का खास तौर से हिंदी भाषी जो एक भाषिक समाज की भी, जो आपने शुरू में जो बातें कही थी कि हमारा हमारा जो एक भाषिक समाज है उस तरह से अभी डेवलप नहीं हो पा रहा है, जिस तरह से बंगला का है, मराठी का है, कन्नड़ा का है, या और अन्य अन्य भारतीय भाषाओं में जिस तरह से एक भाषिक समाज या उसकी एक इंटेलिजेंसिया जिस तरह से डेवलप है, या उसकी जो पहुंच है आम लोगों तक, या उसकी पैठ जो आम जनता तक जिस तरह से है, उस साहित्य की पहुंच और उसको पढ़ने का एक शऊर जो है एक लाजिम तौर पे जो बन गया है, वो उस तरह से मुझे नहीं लगता हिंदी पट्टी में है। आपका मतलब आप अपने बात में इस चीज की तरफ जो है इशारा करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको तो मैं भी मतलब स्वीकार करता हूँ। तो दादा यही बात है कि मतलब इस सेंसरशिप को कैसे मतलब एक कवि के बतौर, जैसे अभी वरवरा राव के साथ जो हम देख रहे हैं, या अन्य अन्य और कलाकारों और कवियों के साथ हम देख रहे हैं कि जैसे ही उनकी बात ज्यादा बड़े वो में फैल रही है या मासेस तक पहुंच बना रही है, और उनकी ताकत का जहां अंदाजा सत्ता को या पूंजी को खबर उसकी लग रही है, तुरंत उनको गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे हैं, तुरंत उन पे झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेल में डालना, या उनको अन्य अन्य ढंग से जो है प्रताड़ित करने की कोशिश। तो ये जो सेंसरशिप की बात है और ये जो डिजिटल जो एक लिबर्टी की जो बात थी, इसका खोखलापन तो हमारे सामने आ ही गया है। तो आपको नहीं लगता है कि हमारी जो एक प्रिंट की जो एक पुरानी एक माने पत्रिकाओं की या लघु पत्रिकाओं की जो परंपरा रही है हिंदी की शुरू से ही, जो अभी डिजिटल के आने से थोड़ी पीछे चली गई थी, आपको नहीं लगता कि यह अब और ज्यादा, मुझे लगता है ऐसे खतरनाक, ऐसे निरंकुश, अलोकतांत्रिक और ऐसे हिंसक समय में और ज्यादा मुझे लगता है, आपको नहीं लगता कि प्रासंगिक हो रही है कि हमें प्रिंट को और ज्यादा मतलब मजबूत करने की जरूरत है इस वक्त, कि अगर ये तमाम चीजों को टेक डाउन कर लें, जैसे हम यहाँ गोष्ठी कर रहे हैं, इसको अगर उनको लगे कि इसको बहुत लोग सुन रहे हैं, इसको 1 लाख लोग सुन रहे हैं, तो इसको हम तुरंत बंद कर दें, तो ऐसे भी कुत्सित प्रयास तो होंगे मतलब सत्ताओं की तरफ से। तो निश्चित ही होंगे। जी पूरे जैसे इस आंदोलन, जो किसान आंदोलन है, उसके बारे में इतनी अफवाहें उड़ाई गई, इतने जी तरह के झूठ बोले गए। यानी हम एक ऐसे देश हैं जिसमें ये नहीं गिन सकते कि हमारा राष्ट्राध्यक्ष या हमारा जो सर्वोच्च नेता है वो कितने झूठ बोलता है। अमेरिका में तो गिन लिया गया कि ट्रंप ने कितने दिन में कितने झूठ बोले। तो हम अगर देखें तो हम शायद सारे लिमिट्स को क्रॉस कर जाएंगे, इतने झूठ हम प्रतिदिन हमारी सरकार बोल रही है। इस पूरे किसान मूवमेंट में उसने जितने झूठ हो सकते थे वो फैलाने की दिक्कत ये हो रही है कि हमारा जो प्रिंट मीडिया है वो लगभग यानी दुर्भाग्य से वो शरणागत हो चुका, वो सत्ता के सामने शरणागत है। और वो क्योंकि विज्ञापन उसे वहीं से मिलते हैं और उस पे बहुत जल्दी वो उनकी शरण में चला जाता है, जैसा हमारे पास प्रिंट मीडिया लगभग खत्म हो गया। रही बात जो लघु पत्रिकाएं या जो साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, उनके मजबूत होने से बहुत बड़ी बात नहीं बन सकती, हालांकि उन्हें होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि उन्हें और ज्यादा इस विमर्श को, इस बहस को ज्यादा ताकतवर ढंग से उठाना चाहिए। पर आप जो खास तौर से जो पॉपुलर मीडिया होता है, जो जनता तक जा सकता है, वो उस पूरे मीडिया को अगर आप उठाकर देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया, उसमें बहुत थोड़ी सी स्पेस ऐसी बची है। जैसे न्यूज जो चैनल्स हैं उसमें मुश्किल से मतलब एक आध दो चैनल से नाम लिए जा सकते हैं जो जहाँ पे थोड़ी बहुत बात आंदोलनों की और जनता की आ पा रही। तो ये तो दिक्कत इस समय जो लड़ाई की है, क्योंकि हमारे पास उस तरह के अखबार नहीं है जो एक जमाने में होते थे। इसलिए ये जब तक
एक पॉलिटिकल ताकत नहीं बनती, जब तक कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स नहीं बनती है, जब तक विकल्प नहीं तैयार होता, तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता, यानी कोई भी अच्छा लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र नहीं है जब तक कि उसके पास विकल्प नहीं। सिर्फ बहुलता से काम नहीं चलता, विकल्पों से जब काम चलता है। इसलिए किसी लोकतंत्र को एक विकल्प की आवश्यकता होती है। जब जब आप देखेंगे कि सत्ता अन्यायी हुई या सत्ता ने जनता को दबाने की कोशिश की और उसकी विरुद्ध कोई अच्छा विकल्प तैयार हुआ, तो सत्ताएं उलट गई। इंदिरा गांधी बहुत शक्तिशाली सरकार थी, पर उल्टी। उसके बाद भी कई सरकारें उलट दी गई। तो ये सत्ता, यानी कितना ही आप प्रचार करें, यानी एक जमाने में शाइनिंग इंडिया और फील गुड और ये सब हो रहा था, उसके बाद भी सरकार उलट गई। और कुछ भी कहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी इनसे थोड़े से बेहतर प्राइम मिनिस्टर थे, और थोड़े उसी जो जैसा वो दक्षिणपंथ है उसमें थोड़े से लिबरल माने जा सकते थे, तो भी वो उलट दिए। तो विकल्प जब होता है, जनता को ये दोष नहीं दिया जा सकता कि ये जीत, यानी इस तरह की शक्तियों के जीतने का, इसलिए कि जनता ने बहुमत से नहीं जिताया। पिछली बार 31% और इस बार 35%। तो जनता हमेशा आपके आगे, जनता ऐसी सरकारों को बर्दाश्त नहीं करती। सवाल यह है कि उसको विकल्प, एक राजनीतिक विकल्प देने की आवश्यकता, ये जिम्मेदारी तो राजनीतिक पार्टियों की। सही बात ये कि हम कैसे उसको मीडिया में काउंटर करें। ये ठीक है कि साहित्यिक पत्रिकाएं थोड़ी सी और अगर शार्प होकर राजनीतिक तो करें, पर मुझे लगता है सिर्फ साहित्यिक पत्रिकाओं से काम नहीं चलना है, उसके लिए एक ज्यादा बड़ा प्रिंट मीडिया आवश्यक होगा, तभी हम शायद इस लड़ाई को ज्यादा बेहतर ढंग से शायद लड़ सकेंगे। ये ठीक है कि ये जो मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, ऑनलाइन वाले मीडिया, ये एक डेमोक्रेटिक स्पेस है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं, पर अकेली इस डेमोक्रेटिक स्पेस से भी बहुत बड़ा काम तो नहीं हो। यानी ये डेमोक्रेटिक स्पेस किसी कवि को वो थोड़ी सी देर के लिए तो जरूर ऐसा हो सकता है कि वो अपनी कविता डाले और एकदम बहुत सारे लोग उसे पढ़, पर कुछ भी कहिए, मतलब ये स्पेस उसके लिए बहुत विश्वसनीय स्पेस नहीं बनती। यानी उसे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड होने के लिए पेपर की जरूरत है। तो अभी भी इस मीडिया से काम तो नहीं चल सकता, यानी कागज तो बहुत ही अनिवार्य डॉक्यूमेंट के लिए जरूरी चीज। हाँ सर, तो अभी मैं आपकी 2 कविताएं देख रही थी, एक उसकी गृहस्थी हाँ, और दूसरी कविता है पीठ की खुजली। हाँ सर, बहुत सारी आपकी कविताएं जो हैं वे पारिवारिक दृश्यों और पारिवारिक स्थितियों पे, संबंधों पे, स्त्रियों पे। तो इस कविता की जो 1-2 पंक्तियां हैं, मैं कहता हूँ बैठो तुम आज मैं चाय बनाता हूँ। बैठो तुम आज, हाँ। मैं कहता हूँ बैठो तुम आज मैं चाय बनाता हूँ, मेरी आवाज की नोक मुझी को चुभती है, मेरी आवाज की नोक मुझी को चुभती है। तो सर, मेरा सवाल यह है, स्त्री कविता के विषय में मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। स्त्रियां लिख रही हैं, पहले के बनिस्बत आज बड़ी संख्या में स्त्रियां सक्रिय हैं कविता में, और इससे फायदा यह हुआ है कि एक अपने मुद्दे वे स्वयं लेकर आई हैं, एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कविता में आया है। लेकिन अभी भी कहीं जब स्त्रियां लिखती हैं, सक्रिय होती हैं, तो उनको प्रश्रय देने वाली आवाज लोग उसको ही चुभने लगती है। तो मैं
इस स्त्रियों की इतनी बड़ी संख्या में सक्रिय होने से बहुत आशान्वित तो हूँ। लेकिन एक अब हमारे समय के एक वरिष्ठ कवि आप हैं हमारे, तो इसके नाते जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है यह जो उपस्थिति है स्त्रियों की, इसके विषय में आप क्या सलाह देना चाहेंगे पुरुष कवियों को, स्त्री कवियों को? क्योंकि मुझे लगता है कि यह बस अभी शिशु अवस्था है, सक्रिय ज़रूर नहीं है। लेकिन एक जो हमारी बड़ी चिंता रही है कि ऐसा नहीं है कि 100 साल पहले स्त्रियां लिख नहीं रही थी या 50 साल पहले नहीं लिख रही थी, पर उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। और जब हम ये कहते हैं तो शायद इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। आज भी स्त्रियां अपने बारे में ज्यादा बोल रही हैं। तो जैसे थोड़ी देर पहले जो अदनान बात कर रहे थे एक लघु पत्रिकाओं के बारे में, और आज आपसे मेरी बात भी जो हुई, तो आपने कहा कि जो जो कागज पे गया वही डॉक्यूमेंटेड है, जो प्रिंट में गया वही डॉक्यूमेंटेड है, वरना फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे, स्त्रियां सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं। तो आप कविता को और कविता की समाज को, इस पूरे परिदृश्य को क्या सलाह देना चाहेंगे स्त्रियों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए, या स्त्रियों को क्या सलाह देना चाहेंगे, स्त्री कवियों को, कि वे अपनी रचनात्मकता को क्या दिशा दें जिससे कि गंभीर लेखन में या मुख्य धारा में उनकी अधिक से अधिक उपस्थिति हो और वे अधिक से अधिक दर्ज हो सकें? ये चिंता है हमारी, ये चिंता है कि जो स्त्रियां लिख भी रही हैं, किसी न किसी तरह से उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया जा रहा है, या इस तरह के खतरे हैं। और ये खतरे देखिए, एक और दो स्त्रियों के सामने आ जाने से बात नहीं बन रही है। जो बड़ी बहुसंख्यक स्त्रियां हैं, अभी भी उनकी उनकी कविताओं को उपेक्षित किया जा रहा है। उनके प्रकाशन में कहीं पे ढील बरती जा रही है, या ये कह सकते हैं कि उन्हें एक तरह का कुछ इस तरह का मार्गदर्शन भी चाहिए होगा आपका। तो मैं इसे आपको इस समय पुरुष कवि ना मानते हुए या स्त्री कवि का एक अलग से घेरा ना बनाते हुए आपसे सिर्फ यह एक इस तरह की सलाह चाहूंगी या उनके लिए एक राय चाहूंगी कि वे किस तरह से आगे अपने लेखन को लेके जाएं, या अपने डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह से सक्रिय भागीदारिता निभाएं, एक दूसरे के प्रति किस तरह का वह रखें कि स्त्रियां परिदृश्य से गायब ना हो जाएं, या रहे तो उनकी उपस्थिति एकदम नगण्य ना रहे। निश्चित ही कि 90 के बाद जो बहुत सारे विमर्श हुए, उसमें स्त्री विमर्श बड़ा विमर्श है, और उसमें बहुत सारे सवाल उसने उठाए। और ये पहली बार है हिंदी में, या कहना चाहिए कि हिंदी साहित्य में, कि इतनी सारी स्त्रियां एक साथ पहली बार कविता में सकती। गद्य में तो पहले भी स्त्री लेखिका हैं, यानी स्त्री लेखन था, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि कविता में स्त्रियां कम रही हैं हमेशा से। यानी भक्ति काल में देखें तो एक मीरा या सुखोबाई या इस तरह के 2-4 नाम दिखाई देते हैं, जबकि बहुत सारे लोग कविता लिखते हैं। या छायावाद में आए तो महादेवी हैं, सुभद्रा जी हैं, इस तरह के बहुत थोड़े थोड़े नाम दिखाई देते हैं नई कविता तक और तमाम दौर में। तो ये पहला मौका है जिसमें ये, जहां तक सवाल है कि दर्ज नहीं हो रहा, ये ठीक है कि एक तो ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि स्त्री विमर्श बहुत दूर तक, जब अस्मिता विमर्श पे जब बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगता है, तो हम यानी कोई भी अस्मिता विमर्श क्लीशे बनने लगता है, तो उसके कुछ बहुत सीधे सीधे फार्मूले बनने लगते, तो उससे कहीं आपको उबरना चाहिए और ज्यादा व्यापक जो संघर्ष है, क्योंकि समाज को बदले हुए बिना बदले या सामाजिक संघर्ष के बिना और समाज की सारी संरचना में दखलंदाजी किए बिना, हस्तक्षेप किए बिना आप अस्मिता विमर्श से कुछ भी नहीं हासिल कर। अस्मिता के प्रश्न तभी हासिल होंगे जब समाज बदलेगा। आप देखें, रूसी क्रांति के बाद लेनिन से
जो क्लारा जेटकिन और रोजा लग्जमबर्ग की जो बातें, अगर उनको पढ़ें तो मालूम पड़ता है कि किस तरह बहस कर रही थी सारी स्त्रियां। ये कोई पहला मौका नहीं है कि स्त्री विमर्श पे आज कोई बात हो रही। ये बात तो सदियों से चल रही। जब हम बौद्ध पीरियड में देखते हैं तो तेरी गाथाएं जो लिखी गई, जो स्त्रियों ने अपने दुख दर्द लिखे, तो स्त्री कभी हमेशा उपस्थित रही, लेकिन ये है कि उनकी उपस्थिति कैसे दर्ज हो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसको यानी इसके लिए खुद भी कुछ प्रयत्न यानी जरूरी है। जैसे महादेवी जी ने बहुत सारे प्रयत्न किए, महादेवी जी ने बहुत सारी पत्रिकाओं के संपादन किए। चांद का फांसी अंक जो आज भी सबसे बड़ा प्रमाण है। तो ये करना होगा, यानी इस तरह से हस्तक्षेप को बढ़ाना होगा। जब तक आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे इस पूरे सिस्टम में, तब तक आप उसको अपनी उपस्थिति को नहीं यानी दर्ज करा सकते। अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए एक देसी बनी बनाई सामाजिक संरचना होती है, जो साहित्य में भी है, संस्कृति में भी है, राजनीति में भी है, तमाम जगह। तो उसमें हस्तक्षेप करना, उसमें जब आप हस्तक्षेप करेंगे तभी आपकी उपस्थिति बनेगी। किसी दूसरे के करने से वो नहीं बनेगी। यानी स्त्रियां अब इतनी बड़ी तादाद में आई हैं और इतना ज्यादा उनकी एजुकेशन बढ़ी है, इतना ज्यादा सर्विस सेक्टर में स्त्रियां आई हैं कि स्त्रियों की उपस्थिति सिर्फ साहित्य की बात नहीं है, पूरे समाज में स्त्रियों की उपस्थिति बढ़ी है और ये उनने ताकत के साथ हासिल की है। इसे और ज्यादा हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसे एक तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत है, इसे एक तरह के सामाजिक संघर्ष की जरूरत है, इसे एक तरह की एक्टिविज्म की जरूरत है। यानी अभी भी साहित्य में या संस्कृति में भी देखें तो एक्टिविज्म में स्त्रियां कम एक्टिविस्ट नजर आती हैं, पर जब होती हैं तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उससे जो पुरुष लेखक हैं उनके भी दिमाग थोड़े से ठीक होंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि स्त्रियां उस एक्टिविज्म की तरफ जाएं, उस तरह का हस्तक्षेप करें। बस रोकना चाहूंगी। जी जी मैम, मैं बस कुछ सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी। मेरा आप तीनों कवियों से एक आग्रह है कि आप एक एक सवाल पूछें और मैं राजेश जी से भी मेरा आग्रह है कि वो थोड़ा संक्षिप्त जवाब दें, ताकि हमने जो एक समय तय किया है उस समय में ही हम कार्यक्रम को समाप्त कर सकें। जी 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 सर, तो आप जी सर, अनुज जी आप कोई सवाल पूछ रहे थे, आप पूछ सकते हैं। चूंकि बात करने का अवसर मिला है और ये सुख तो कोई छोड़ना नहीं चाहेगा फिर भी समय की सीमा है और कई सवाल हैं और अभी राजेश दा ने बहुत वैचारिक बातें कही और ठोस बातें कही। मैं बात थोड़ी दूसरी तरफ ले जाना चाहूँगा। हम जानते हैं कि राजेश जी की कविताएं समकालीन राजनीतिक मसलों पर है, सामाजिक विडंबनाओं पर है। राजेश दा ने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं बच्चों पर। बच्चों पर कविताएं लिखी जाती हैं, लेकिन बच्चों के लिए भी कविताएं लिखी हैं राजेश जी ने। दादा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी कविताएं मैंने पढ़ी, बच्चों की कविताएं, और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि राजनैतिक विचारक और चिंतक होते हुए बाल कविताएं लिख पाना या बच्चों के लिए कविताएं लिख पाना, बच्चों की सहजता के साथ कविताएं लिख पाना, ये भी मुमकिन हो सकता है क्या? दूसरी भाषाओं में अगर देखें ना, जैसे बंगला में आप जाएं तो बंगला में रविन्द्रनाथ ने बच्चों के लिए कविताएं लिखी। रविन्द्रनाथ
इससे बड़ा कवि कौन था। तो दूसरी भाषाओं में बड़े राइटर्स ने बच्चों के लिए लिखा, हिंदी में ये चलन नहीं बन पाया दुर्भाग्य से। हिंदी के बड़े लेखकों ने बच्चों के लिए बहुत कम लिखा या तो नहीं लिखा। तो इसको बनाना चाहिए। सर्वेश्वर जी का मैं बहुत ही यानी मतलब इस मामले में शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर्वेश्वर जी ने हम लोगों को कंपेल करके ये कंपेल किया कि जब वो पराग में आए तो उन्हें कंपेल किया कि नहीं बच्चों के लिए लिखो। तो ये करना चाहिए, ये काम बहुत आवश्यक है कि सारे लेखक बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से एक बच्चे को अपने अंदर बचाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दीपिका, अब आप अगला सवाल ले हमारे किसी साथी से। सर, आपके जो अनुवाद हैं संस्कृत में भर्तृहरि के और उसमें मायाकोव्स्की के जो अनुवाद हैं, तो ये दो अलग-अलग भिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के अनुवाद करते हुए आपने क्या फर्क महसूस किया और आपको किसका अनुवाद करते समय ज्यादा आनंद आया, भर्तृहरि का या मायाकोव्स्की का? एक्चुअली भर्तृहरि बहुत ही सुंदर कवि हैं, यानी संस्कृत के जो बहुत सुंदर कवि हैं उनमें भर्तृहरि एक हैं। और मेरे पिता संस्कृत के बहुत बड़े जानकार थे और मेरी तो कोई संस्कृत में बहुत दखल नहीं है, मैं बहुत ही थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ पर उस तरह से संस्कृत नहीं जानता। पर मुझे लगा कि भर्तृहरि का कोई एक पोएटिक अनुवाद होना आवश्यक है और भर्तृहरि को पढ़ेंगे तो उनको पढ़ते हुए इतना मजा आता है। मतलब ऐसे संस्कृत के बहुत सारे कवि हैं। अभी मैंने हाल में एक मयूर कवि हैं जिनने सूर्य शतक लिखा है, सूर्य पे 100 कविताएं, उनमें से कुछ की हैं जो चिंतन दीक्षा में छपी हैं। तो मुझे लगा कि ये काम किया जाना चाहिए। मायाकोव्स्की के अनुवाद तो बहुत लोगों ने किए हैं, मायाकोव्स्की का अनुवाद मेरे द्वारा किया हुआ तो एक बहुत ही छोटा सा। शुक्रिया सर। जी 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 सर, शुक्रिया। मैं एक छोटे से एक सवाल के लिए वक्त देना चाहती हूँ कि आप में से, आप तीनों कवियों में से, अगर मुझे स्क्रीन पर अदनान जी नहीं दिख रहे हैं और मैं अनुराधा जी और अनुज जी अभी दिखने लगे। अदनान जी, अब तीनों से मेरा आग्रह है कि आप में से कोई एक छोटा सा एक सवाल पूछ सकता है। हमारे पास अभी इतना वक्त है कि हम एक सवाल पर बातचीत कर सकते हैं। तो अनुराधा जी, अनुज जी और अदनान जी से मेरा आग्रह है कि आप में से कोई एक किसी एक छोटे से सवाल पर बातचीत कर सकता है। अच्छा, यदि और कोई नहीं पूछ रहे हैं तो फिर मैं सर राष्ट्रवाद के ऊपर मैंने आपकी एक डिबेट सुनी थी। हाँ, तो आप कितना राष्ट्रवाद की अवधारणा को और ये जो ये डिबेट है इसको अभी के इस समय के लिए क्या संकीर्णता का बायस समझते हैं? ये बड़ा डिबेट है अनुराधा जी, पर मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ कि 3 शब्दों में कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद सबसे ज्यादा विषैली अवधारणा है दुनिया की, इसलिए कि राष्ट्रवाद में अनिवार्य रूप से एक अदर होता है, चाहे वो यहूदी हो और यहाँ पे अल्पसंख्यक हो। कहीं पे भी राष्ट्रवाद जो है एक अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध होता है, एक अदर वो बनाता है और उसके साथ वो नफरत फैलाने का काम करता है। राष्ट्रवाद से ज्यादा विषैली अवधारणा पूरे विश्व में और कोई, इसलिए राष्ट्रवाद को तो टैगोर ने एक पूरी अलग से किताब है राष्ट्रवाद पे, उसे देखें, उनने इतना घनघोर विरोध किया है कि उसे कैसे दफन कर दिया जाना चाहिए राष्ट्रवाद। तो इसे ये समापन माना जाए। जी जी सर,
उस तक आवाज बहुत ही रुक रुक के आ रही थी, पर मुझे लगता है कि सर जवाब दे चुके हैं। और आज का यह कार्यक्रम जो कि कवि से संवाद का कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और हमारे साथ उपस्थित तीनों युवा कवि साथियों ने अपने समय और समाज और अपने साहित्य और परिवेश, देश दुनिया की समस्याओं से संबंधित सवाल पूछे, और जिसके बहुत ही अच्छे जवाब राजेश जी ने दिए। और उस जवाब को सुनकर मुझे लगता है कि हमारे साथ जो श्रोतागण हैं, जो साथी हमें सुन रहे हैं, उन्हें राजेश जी की कविताओं को समझने में, उन्हें समझने में, उनके विचारों को समझने में काफी मदद मिलेगी और वे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि अब यह वक्त हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करना चाहिए। और मैं कार्यक्रम में उपस्थित श्री राजेश जोशी जी को मुक्तिपथ की ओर से, अपनी तरफ से और मुक्तिपथ की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करती हूँ, उनके प्रति बहुत बहुत आभार। सर आपने हमें लगभग 1.5 घंटे का वक्त दिया, और आपके साथ उपस्थित हमारे 3 युवा कवि साथी, अनुराधा जी और अनुज लुगुन जी और अदनान कफील दरवेश जी, आप तीनों का मैं अपने श्रोताओं की तरफ से, अपनी तरफ से और इस पूरी टीम की तरफ से जिसने यह आयोजन किया, मुक्तिपथ की तरफ से, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी को मेरा बहुत बहुत आभार, और उम्मीद करती हूँ कि हम सब मुक्तिपथ के अगले आयोजन में या कभी इस तरह की कोई बातचीत की योजना बनी तो जरूर हम सब इकट्ठे होंगे, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप हमें जरूर वक्त देंगे। तो मैं आप सभी को मुझे भी मैं तो खैर इन्वॉल्व नहीं थी, मेरी बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन मैं सुन रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। चूंकि राजेश जी निजी तौर पर मैं उन्हें बहुत पढ़ती हूँ और वो मेरे प्रिय कवि रहे हैं, तो काफी कुछ समझा मैंने और काफी कुछ उन्हें समझने में मदद भी मिली। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और नमस्कार। नमस्कार, आदाब। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दीपिका जी। धन्यवाद। नमस्कार सर।